जय हिंद साथियों। मैं अमित लाइव एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों कल तक हमने लूसेंट में फिज़िक्स के 208 पेज तक पढ़ लिया था दोस्तों। पहले हम साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। मैंने इसकी दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट में अब तक के सारे फिज़िक्स के वीडियो डाल दिए, तो आप ऊपर के आई बटन से जाके प्लेलिस्ट में सारे साइंस के वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम 209 नंबर के पेज से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। थोड़ी सी ट्रिक से करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं प्रकाश, जिसको कि लाइट बोलते हैं। प्रकाश दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा है। ये हेडिंग में दोस्तों प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो दोस्तों यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ लेगा कि प्रकाश किस तरह की तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो आंसर है दोस्तों प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है ना। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद है दोस्तों इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है ना दोस्तों। आंखों से पता चल रहा है। इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितने एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो आंसर है दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। या फिर दे सकता है कि इनमें से किनका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और ऑप्शन दे देगा, लाइट दे देगा, ध्वनि दे देगा, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको पता होगा कि लाइट यानी कि प्रकाश का जो है दोस्तों तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, जबकि दूसरों का यही क्वेश्चन गलत हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है जिससे कि कंपटीशन होता है और पेपर टफ बन जाता है, वरना 70% दोस्तों पेपर इजी रहता है। फिर आता है दोस्तों 1637 में दाकर्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल प्रस्तुत किया। तो दोस्तों प्रकाश का कणिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था पूछ लेगा। तो आंसर है दोस्तों दाकर्ते ने। फिर पूछ लेगा कि दाकर्ते ने प्रकाश का कणिका मॉडल कौन से सन में प्रस्तुत किया था। तो आंसर है दोस्तों 1637 में, है ना। तो प्रस्तुत किया, फिर उसके बाद तथा स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। तो दोस्तों पूछ लेगा कि ये किस नियम को व्युत्पन्न करता है प्रकाश का, दाकर्ते का प्रकाश का कणिका मॉडल। तो आंसर है दोस्तों स्नेल के नियम को। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे सन 1678 में 1678 में डच भौतिकविद क्रिस्टियान हाइगेंस, क्या नाम है दोस्तों, डच भौतिकविद हैं ये क्रिस्टियान हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था पूछ लेगा दोस्तों क्वेश्चन। तो आंसर है दोस्तों 1678 में 1678 में भौतिकविद क्रिस्टियान हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। जब टॉमस यंग ने सन 1801 में अपना व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगबद्ध होती है। कैसी होती है दोस्तों, प्रकाश की प्रकृति तरंगबद्ध होती है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि प्रकाश की प्रकृति तरंगबद्ध होती है, यह कब सिद्ध हुआ। तो आंसर है इसका दोस्तों टॉमस यंग ने 1801 में व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगबद्ध होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन यहीं से आएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आपको सारे डायमेंशन कवर करने हैं कि कैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी पैराग्राफ से। तो हम वही करते हुए जा रहे हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों सन 1850 में फूको द्वारा, क्या नाम है इनको दोस्तों, फूको द्वारा किए गए प्रयोग में यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। इस प्रकार तरंग मॉडल
की प्रागुक्ति यानी प्रेडिक्शन ऑफ द वेव मॉडल की पुष्टि हो गई। तो आंसर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेगा कि तरंग मॉडल की प्रागुक्ति यानी कि प्रेडिक्शन ऑफ वेव मॉडल की पुष्टि कब हुई? तो आंसर है दोस्तों 1850 में फूको द्वारा किए गए प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा होगा, जल में कोई मतलब प्रैक्टिकल किया होगा, जिससे क्या प्रस्तुत कर दिया इनने कि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है, और इस तरंग मॉडल की प्रगुक्ति हो गई दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जल में प्रकाश की चाल अधिक है कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक है ना। ऑप्शन दे देगा वायु की अधिक है, दे देगा जल की अधिक है, बराबर है, या फिर बताया नहीं जा सकता, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको जब पता होगा कि जल में प्रकाश की चाल कम होती है वायु की अपेक्षा, तो आप बता दोगे दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि प्रकाश तरंगे निर्वात में कैसे संचरित हो सकती हैं, इसकी व्याख्या दोस्तों जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो कि स्कॉटलैंड के थे दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों, वैज्ञानिक का नाम दे के पूछ लेता है कि ये किस जगह के थे, तो आपको वो भी ध्यान में रख लेना दोस्तों, रट्टा नहीं मारना, अपने को बस ध्यान में रखना है कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो कि स्कॉटलैंड थे, इन्होंने क्या करा दोस्तों, प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंध है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा दिक स्थान यानी आकाश में, दिक स्थान क्या दोस्तों, आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा दिक स्थान में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो दोनों दोस्तों क्या एक दूसरे के विपरीत कर रहे हैं काम। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि प्रकाश तरंगों का संचरण कर सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में। मैक्सवेल ने दोस्तों किया था वो वाला प्रैक्टिकल विद्युत चुंबकीय तरंगों का। अब दोस्तों आगे बढ़ते कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है। क्या दोस्तों, जेम्स मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया था सिद्धांत विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, और ये दोस्तों क्या करता है, कुछ ही गुणों की व्याख्या कर पाता है। जैसे कि हम इसके दोस्तों गुण देख लेते कि आपसे क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन पीएससी में ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिख के दे देगा और उसके बारे में बताओ दोस्तों, विशेषता बताओ। ऐसे आपको यूजेस या विशेषता कुछ लिखना पड़ेगा दोस्तों इसमें। अब ये दोस्तों किन किन गुणों की व्याख्या कर पाता है उनको देख लेते। एक तो प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या कर देता है दोस्तों, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना इसकी व्याख्या कर देता है, और प्रकाश का विवर्तन की व्याख्या कर देता है, और प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। तो दोस्तों ये 6-7 पॉइंट की व्याख्या कर देता है। परावर्तन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक सतह है तो इससे यूँ टकरा के प्रकाश आ गया वापस, है ना। अब वैसे ही दोस्तों अपवर्तन भी होता है। फिर सीधी रेखा में तो आप जानते ही हैं दोस्तों, ये सीधी रेखा में जैसे कि ये जा रहा है। फिर ऐसे ही दोस्तों क्या होगा कि प्रकाश का विवर्तन हो जाता है, व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण। अब इसके बाद है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है दोस्तों, अनुप्रस्थ होती है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। भाई सीधी सी बात है, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होगी तो प्रकाश भी अनुप्रस्थ होगा, क्योंकि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की मतलब जो भी गमन करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग रूप में ही गमन करता है दोस्तों। प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या दोस्तों सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होती हैं। अब ये दोस्तों प्रकाश के कुछ गुण हैं।
ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता। अब वो गुण देख लेते हम, वो गुण कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला तो है दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत। प्रकाश क्या दोस्तों, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है दोस्तों, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाता। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत ने। किसने दोस्तों प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था, क्वेश्चन पूछ लेगा तो आंसर है दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि आइंस्टीन ने प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिया था, द्वारा की जाती है ना, फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। फिर आता है दोस्तों वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत भी कण प्रकृति को प्रकट कर रहा है। सॉरी दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत जो है दोस्तों, ये कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। फिर आता है दोस्तों प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे मतलब क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो इसके अनुसार दोस्तों, फोटोन सिद्धांत के अनुसार, जो कि आइंस्टीन ने दिया था, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। इंपॉर्टेंट चीज कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। किसने बताया था, तो आंसर है दोस्तों आइंस्टीन के फोटोन सिद्धांत ने यह बताया था। जिन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, फोटोन कहते हैं। छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलने को क्या बोलते हैं दोस्तों, फोटोन कहते हैं। फिर आता है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम कि आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ कण माना जाता है। क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश को आज किस तरह क्या माना जाता है, तो कुछ घटनाओं में तरंग मान लेते हैं हम और कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। मतलब कि डिसाइड नहीं कि प्रकाश है क्या दोस्तों, मतलब कि उसको कुछ घटनाओं में हम इसको प्रकाश को तरंग मान लेते और कुछ में दोस्तों कण मान लेते। तो दोस्तों प्रकाश क्या, इसीलिए प्रकाश को क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर का बोलते हैं, यानी कि दोहरी प्रकृति का बोलते हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसकी प्रकृति दोहरी है। प्रकाश दे देगा लिख के, जल दे देगा, वायु लिख के दे देगा, है ना, या फिर आपको लिख के दे देगा ध्वनि। तो आंसर है दोस्तों इसका प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, ड्यूल नेचर है प्रकाश का। क्योंकि ये कण के रूप में भी इसको माना जाता है कि ये गमन करता है और तरंग के रूप में भी इसको माना जाता है कि ये गमन करता है। फिर आता है दोस्तों प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने की थी। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी, तो आंसर है दोस्तों रोमन ने की थी। रोमर ने करी थी प्रकाश के वेग की सबसे पहले गणना किसने की थी, तो आंसर है दोस्तों रोमर ने की थी। अब है दोस्तों वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो पूछ लेगा क्वेश्चन देके दोस्तों कि वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आंसर है दोस्तों वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। पूछ लेगा कि वायु किस में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, ऑप्शन में दे देगा वायु में, है ना, निर्वात में, वायु व निर्वात में, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आंसर होगा सी कि दोनों में ही होती है। तो दोस्तों दोनों ही ऑप्शन में अगर दिए तो दोनों वाला ऑप्शन आएगा। तो वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती जो कि है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब है दोस्तों इसके आगे बढ़ते कि प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करती है। तो प्रकाश की चाल दोस्तों पूछ सकता है कि अपवर्तनांक पर, माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है क्या, तो आंसर आएगा दोस्तों हाँ, कि प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन दे के पूछ लेगा कि अगर अपवर्तनांक, 2 अपवर्तनांक दे देगा कि मान लेना दोस्तों कि एक
में जो है दोस्तों एक अपवर्तनांक क्या है 5 है दोस्तों, और दूसरा अपवर्तनांक 8 है दोस्तों। तो किस में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? तो जिस प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होगी दोस्तों? जो कम अपवर्तनांक वाला होगा, और जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी दोस्तों? कम होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसमें उल्टा है। अब आता है दोस्तों म्यू इक्वलिटी, जो कि हमने अपवर्तनांक देखा था अभी दोस्तों, C अपॉन म्यू। सॉरी दोस्तों ये U लिखा है कि म्यू लिखा, देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों ये U लिखा है। U इक्वल टू C बटा म्यू। क्या है दोस्तों? U इक्वल टू C बटा म्यू। आपको दोस्तों ध्यान रखना है U इक्वल टू क्या दे रहा है? C बटा म्यू। फिर दोस्तों जहाँ म्यू क्या है दोस्तों? माध्यम में प्रकाश की चाल। म्यू क्या है? म्यू इक्वल टू क्या है दोस्तों? माध्यम में प्रकाश की चाल। अभी हमने देखा था दोस्तों म्यू क्या है दोस्तों? अपवर्तनांक में मान रहे थे, माध्यम में ऊपर की लाइंस में हमने देखा। तो अब दोस्तों C क्या है? तो C क्या है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि कितनी है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड है। 3 × 10⁻, मीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों प्रकाश की चाल वायु एवं निर्वात में। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.16 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है दोस्तों कि प्रकाश को दोस्तों पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो आंसर है दोस्तों 8 मिनट 16.16 सेकेंड। याद रखना है दोस्तों कि 16.16 सेकेंड, 8 मिनट 16.16 सेकेंड दोस्तों। और अगर आपको दोस्तों इसको कन्वर्ट करना है कि वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सेकेंड में कितने का समय लगेगा, तो 60 × 8 कर लो आप दोस्तों, 480 सेकेंड तो यही हो गए, और 16.16 सेकेंड को जोड़ लो तो आपको पता पड़ जाएगा कितनी वैल्यू हो गई। अब दोस्तों 16.16 सेकेंड को आप दोस्तों 17 सेकेंड भी मान सकते हो, क्योंकि 0.6 है तो हम उसको 17 सेकेंड भी मान सकते हैं। अगर ऑप्शन में 8 मिनट 16.16 सेकेंड नहीं होगा तो 17 सेकेंड भी सही होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम कि चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन कई बार आया है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो आंसर है दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.28 सेकेंड का लगता है। फिर आता है दोस्तों इसके आगे पढ़ते कि प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो इसके अनुसार दोस्तों वस्तुओं के कई भाग हैं दोस्तों, कि प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि ल्यूमिनस बॉडीज। प्रदीप्त वस्तुएं किसको बोलते हैं? यानी कि ल्यूमिनट बॉडीज वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे कि सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना कि सूर्य तो है ही है दोस्तों, और ऑप्शन एग्जाम्पल में दोस्तों विद्युत बल्ब भी दिया है। तो आपको दोस्तों सोच समझ के लगाना है दोस्तों कि विद्युत बल्ब भी वो दे रहा है, तो दोस्तों विद्युत बल्ब भी आपको याद रखना है दोस्तों कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। एग्जाम्पल दोस्तों इसके सूर्य हो गया और विद्युत बल्ब है दोस्तों, तो ध्यान में रखना है दोस्तों विद्युत बल्ब भी आएगा। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं, इससे आगे का देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या क्या है दोस्तों। अब दोस्तों अप्रदीप्त वस्तुएं, ये 209 नंबर पेज पे ही हम देख रहे हैं दोस्तों। अप्रदीप्त वस्तु क्या? अभी तो हमने दोस्तों प्रदीप्त वस्तु देख लिए थे, ल्यूमिनस बॉडीज। अब नॉन ल्यूमिनस बॉडीज देख लेते। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। कौन सी वस्तु है दोस्तों? वहां पे हमने देखा था कि स्वयं का प्रकाश, और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती हैं। जैसे कि दोस्तों मेज हो गया, कुर्सी हो गया, इन पे क्या है दोस्तों प्रकाश आप डालोगे तो प्रकाश आपको मतलब वस्तुएं आपको दिखने लग जाएंगी दोस्तों। तो मेज हो गया, कुर्सी हो गया दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पारदर्शक वस्तुएं कौन सी होती? ट्रांसपेरेंट वस्तुएं।
ट्रांसपेरेंट वस्तुओं को भी देख लेते हैं दोस्तों क्या होती हैं ये। तो वे वस्तुएं दोस्तों जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है, जैसे कि कांच हो गया, जल हो गया। दोस्तों कांच तो अपने घरों में आपने देखा ही होगा, तो अगर आपको नहीं आ रहा हो समझ में तो कांच में से देख लेना दोस्तों, प्रकाश निकल जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, पारदर्शक वस्तु है। किसी अंधेरे कमरे में टेबल या मेज कुर्सी को लगा के देख लेना दोस्तों, नहीं दिखेंगी उस पर टार्च लगा लेना कि यानी कि क्या हो गई दोस्तों, यह अप्रदीप्त वस्तु है। तो सूरज तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। विद्युत बल्ब भी अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी कि वो प्रदीप्त वस्तु है। अब दोस्तों ये कांच और जल तो हमने देख लिया कि दोस्तों जिनमें से प्रकाश होकर निकल जाता है। अब आता है दोस्तों अर्ध पारदर्शक वस्तुएं क्या क्या होती हैं, उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन ये मेंस में भी आ सकता है, तो आप उसी प्रकार से इसको तैयार करिए दोस्तों, ताकि आपका मेंस का भी काम हो जाए। कभी आपको मेंस में भी लिखने का आ जाए दोस्तों, तो यहीं से आप लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है दूसरे नोट्स आपको करना, यही लूसेंट से ही आप लिख सकते। बस ये क्या होता है दोस्तों, पॉइंट में लिखना, हमको बुलेट पॉइंट्स में लिखना, कि सामने वाला जो भी कॉपी चेक कर रहा है ना दोस्तों, तो उसको चीज़ें क्लियर हो जाए दोस्तों। कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिख दे दोस्तों। अब अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कौन सी होती है दोस्तों, ट्रांसल्यूसेंट वस्तुएं, बॉडीज, ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज। तो ये दोस्तों नाइलॉन क्या होता है, 1.96 × 10⁸ होता है। कुछ वस्तुएं दोस्तों ऐसी होती हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुओं को अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि दोस्तों तेल लगा हुआ कागज, तो अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कैसी होती है, जैसे कि आप उस पर दोस्तों प्रकाश डालोगे, कि जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा के कागज को देख लेना दोस्तों, और उसमें आप दोस्तों जब प्रकाश डालोगे ना, तो प्रकाश का कुछ भाग जो है ना वो कागज अवशोषित कर लेगा, और कुछ भाग वो कागज से बाहर निकलता हुआ दिख जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ लेना दोस्तों, यह अर्ध पारदर्शक वस्तुएं है, मतलब थोड़ी सी, मतलब आधी पारदर्शक रहती है और आधी पारदर्शक नहीं रहती है। तो आप दोस्तों इसके एग्जाम्पल दूसरे भी देख सकते हैं। इस तरीके का जो भी मतलब व्यवहार करेगी चीज़ें, वो किस में आ जाएगी, किस श्रेणी में आ जाएगी दोस्तों, अर्ध पारदर्शक की श्रेणी में आ जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं कि अपारदर्शक वस्तुएं क्या क्या होती हैं, इनको भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। यानी कि ओपेक्यू बॉडीज दोस्तों, ओपेक्यू बॉडीज कौन कौन सी है, अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती। जैसे कि हो गया दोस्तों धातु से क्या हो गया, प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती। जैसे कि धातु में दोस्तों लोहा आ गया, या कोई भी धातु मान लो दोस्तों, इनसे प्रकाश की किरणें बाहर निकल पाती ही नहीं है दोस्तों, कब आपने देखा ही होगा दोस्तों। तो इनको कौन सी वस्तुएं बोलते हैं दोस्तों, अपारदर्शक वस्तुएं इनको कहते हैं। अब हम दोस्तों इसके जो हमने ये टेबल हमारी छूट गई थी, इसको देख लेते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, क्या बोल रहा है दोस्तों, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या क्या होगी दोस्तों। जैसे कि दोस्तों माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु और निर्वात में हमने दोस्तों अभी ऊपर की हेडिंग्स में पढ़ा ही था, वायु निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब दोस्तों कांच में क्वेश्चन आपको दे सकता है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, क्योंकि पेपर टप करना रहेगा दोस्तों उसको, तो वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो प्रकाश की चाल दोस्तों कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब वैसे ही दोस्तों तारपीन का तेल आता होगा दोस्तों, आपने देखा होगा, उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इसमें प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों। अब दोस्तों पूछ लेगा कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये देख लेते हैं दोस्तों।
तो 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। नाइलॉन में दोस्तों प्रकाश की चाल पूछ लेगा दोस्तों। मैंने अभी आपको दोस्तों ऊपर बताया ही था नाइलॉन में प्रकाश की चाल, फिर आपको बता देता हूँ कि 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखना दोस्तों, नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं इसमें कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं भाई? इसको भी जान लेते हैं। तो प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? प्रकाश का जो है दोस्तों अवरोध के किनारों पर, जैसे कि अवरोध यहाँ पे जैसे कि ये अवरोध डला और यहाँ से दोस्तों ये प्रकाश आ रहा है ना, ये प्रकाश आ रहा है, तरंग और कण के रूप में गमन करता है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो दोस्तों प्रकाश को क्या मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करना, जैसे कि ये वस्तु पड़ी है दोस्तों तो प्रकाश आएगा, तो पक्की बात है यहाँ पे कहीं ये यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसकी छाया बन गई, तो प्रकाश को क्या है इस छाया से मुड़कर, मतलब प्रकाश को क्या है उससे तो काट के तो प्रकाश जा नहीं सकता, तो प्रकाश क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से ये मुड़ जाएगा और यहाँ पे उसकी छाया होगी दोस्तों। तो छाया में प्रवेश करके, छाया में दोस्तों जो प्रकाश को प्रवेश करना पड़ता है दोस्तों और फिर आगे निकलेगा दोस्तों, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लेगा दोस्तों कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, है ना, ऑप्शन दे देगा कुछ। तो आंसर है दोस्तों कि छाया में, किसी वस्तु की छाया में से मुड़कर प्रकाश का प्रवेश करना क्या कहलाता है दोस्तों? विवर्तन कहलाता है। अब हम दोस्तों इसके आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसको बोलते हैं। इसको भी जान ले दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं से क्वेश्चन आते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। तो दोस्तों जब भी प्रकाश क्या है किसी ऐसे माध्यम से, जैसे कि आपने देखा ही होगा दोस्तों, हवा में भी कुछ ऐसे चीज़ें होती, धूल और अन्य पदार्थ होते ही होते हैं, है ना। तो हम हवा को मान के आप समझ लो दोस्तों चीज़, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो इनके द्वारा दोस्तों प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों बैंगनी रंग का जो प्रकाश का दोस्तों प्रकीर्णन क्या है? सर्वाधिक होता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? प्रकाश जो है दोस्तों, जो बैंगनी रंग का प्रकाश है जो धूल तथा अन्य पदार्थों द्वारा ज़्यादा मतलब प्रसारित हो जाता है दोस्तों, जबकि दूसरे रंग के जो प्रकाश है वो थोड़े से कम प्रसारित होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन याद रखना है कि वो दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस रंग का प्रकाश किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक है। ऑप्शन दे देगा बैंगनी का, लाल का, नीले का, हरा। तो आंसर है दोस्तों इसका बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक है। क्यों? क्या है प्रकीर्णन, क्या है ऐसा बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक? तो दोस्तों ये क्या करता है कि जब जो भी दोस्तों माध्यम में धूल के कण तथा जो भी अन्य पदार्थ होते हैं उनके द्वारा ये प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित होता है, इस कारण बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। फिर दोस्तों लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यहीं पे दोस्तों लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि जो दोस्तों लाल रंग का प्रकाश है जो कि माध्यम में जो दोस्तों धूल या अन्य पदार्थ के कण होते हैं उनसे कम प्रसारित होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों। तो दोस्तों चीज़ें आपको रटनी नहीं है, चीज़ें याद कर लेनी है दोस्तों। आपके घर में अगर कोई रेड कलर की लाइट और बैंगनी रंग की लाइट होगी दोस्तों, तो आप उससे चीज़ को समझ लेना कि करके देख लेना दोस्तों। आपके घर में टार्च होगी कोई बैंगनी रंग की या फिर रेड कलर की,
तो लेज़र लाइट्स तो आती हैं दोस्तों, छोटी छोटी सी आती हैं जो बच्चों के खेलने की, उनसे आप करके देख लो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, या फिर आप बल्ब के ऊपर पन्नी लगा देना दोस्तों, उससे भी आपको चीज़ें समझ में आएगी। आकाश का रंग दोस्तों नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। तो दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आंसर है दोस्तों इसका प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों आकाश का रंग क्या हो गया दोस्तों, नीला दिखता है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कैसे होता है, इसको समझते हैं। तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई भी दोस्तों आप चिकना पृष्ठ ले लेना, एक थाली ले लेना, घर की कोई भी थाली, उस पर प्रकाश को देखना दोस्तों, तो वो दोस्तों वापस लौट जाएगा, परावर्तित होकर लौट जाएगा दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन होने लग जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों परावर्तन के भी दो नियम हैं। मेंस में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि परावर्तन के नियम लिख के दे देगा, या फिर परावर्तन के नियम बताओ, 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको दोस्तों याद रखना है इसके 2 नियम कौन कौन से। पहला तो दोस्तों ये है, पहला नियम क्या है उसको देख लेते। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो भी दोस्तों आपतित किरण है आपतन बिंदु पर अभिलंब पर परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दोस्तों ये वाले एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कई बार। ये जैसे कि दोस्तों ये है ना, ये वाला, ये दोस्तों जैसे कि ये जल है, ये आपतित किरण, और ये आपतित बिंदु पर परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो ये दोस्तों यही वाला, ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यही है दोस्तों। ये दोस्तों क्या हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, और अभिलंब दोस्तों, ये अभिलंब इसका यहाँ पे आ गया, ये वाला अभिलंब हो गया दोस्तों। और दोस्तों क्या हुआ कि ये परावर्तित होगा, ये ऐसे करके दोस्तों, तो ये दोस्तों एक ही तल में होगा सब। अब दोस्तों दूसरा नियम देख लेते हैं इसका, कि प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण जो है दोस्तों परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण जो है दोस्तों किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। जैसे कि दोस्तों ये हो गया है ना, यह आपतन हो गया दोस्तों, और ये परावर्तन हो गया, ये क्या होगा दोस्तों, बराबर ही होगा। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। दर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दर्पण से, यानी कि प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को समझते हैं कि क्या होता है। तो समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है। समतल दर्पण होता है ना दोस्तों, उस पे दोस्तों किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर पड़ता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व लेटरल यानी कि लेटरल इन्वर्स में होता है। पार्श्व उल्टा और लेटरल इन्वर्स में होता है। तो दोस्तों इसको आप डायग्राम बना के देख लें, डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैं देख लेता हूँ दोस्तों, ये जैसे कि दर्पण है। अब यहाँ पे जैसे कोई वस्तु रखी है, तो इसकी दूरी ये है दोस्तों, वस्तु की यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और वही दूरी पे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक उस पर प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। मतलब ये दूरी और ये दूरी दोस्तों, और ये दूरी, ये यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है दोनों सेम रहेगी दोस्तों। और दोस्तों यह प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, काल्पनिक होगा और वस्तु के बराबर होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे जो वस्तु दिखेगी वही वस्तु यहाँ पे दिखेगी। जैसे कि आप दोस्तों क्या होता है, कांच के सामने खड़े होते हैं, तो आपका दोस्तों दूसरी ओर जो दिखता है व्यक्ति, वो मतलब कोई दूसरा व्यक्ति तो होता ही नहीं है, कोई सजीव तो होता ही नहीं है दोस्तों, काल्पनिक व्यक्ति ही दिखता है, आपकी छाया दिखती है काल्पनिक दोस्तों, है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में आप देखते हैं, तो क्वेश्चन आ जाए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, है ना, सही बनता है, काल्पनिक बनता है। तो आप लगा सकते हैं कि आप जैसे कि कांच के सामने खड़े होते हैं, तो भैया जो सामने वाला व्यक्ति आपको दिखता है कांच में, आपका ही प्रतिबिंब
बनता है ना दोस्तों, जो कि काल्पनिक ही होता है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अब दोस्तों जैसे कि आप खड़े होते हैं सामने, तो आप दोस्तों वस्तु के बराबर ही दिखता है ना। आप जैसे कि जैसे खड़े होते हैं वैसे ही दिखते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आप दिखते हैं वैसे ही दिखेंगे, उसी बराबर का ही प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। इससे क्या समझ लिया। फिर दोस्तों पार्श्व एवं उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों, पार्श्व एवं उल्टा है, मतलब हम उसको अगर देखेंगे रियल में हमारे ही मतलब बराबर खड़ा करके उस प्रतिबिंब को, तो वो हमारे उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि वो सामने तो दोस्तों सीधा दिख रहा है लेकिन उल्टा रहता है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं इससे क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है, कंफ्यूज मत होना, आप ऐसा पढ़ लेना कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा जगह से आप पढ़ेंगे दोस्तों कंफ्यूज होने लग जाएंगे। तो दोस्तों आप इसको क्या है, इसको ऐसे समझेंगे कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल आप खुद करो दोस्तों, कि आप खड़े हो गए दोस्तों समतल दर्पण के सामने, फिर जो भी दर्पण आएंगे दोस्तों उस तरीके के दर्पण के सामने आप या किसी वस्तु को खड़ा करके देख लो दोस्तों कि कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। उससे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। कि मतलब अगर आप दूसरे वीडियो देख लेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप इनको मतलब बुक से थोड़ा सा पढ़ लो और करके देख लो एग्जाम्पल्स इसके, तो याद हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा आपको। यदि कोई व्यक्ति बी चाल से दर्पण की ओर चलता है, कोई भी व्यक्ति जैसे कि बी चाल से दोस्तों क्या कर रहा है, दर्पण की ओर चलेगा दोस्तों। मान लो आप ही चलने लग जाओ दर्पण की ओर चल, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2B चाल से, तो कैसा दिखेगा दोस्तों, उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2B चाल से दिखेगा, अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो क्वेश्चन दोस्तों ये कई बार आया है कि क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति अगर दर्पण की ओर बी चाल से चलेगा तो उसका प्रतिबिंब मतलब कितनी चाल से आता हुआ दिखाई देगा, तो 2B चाल पूछ लेगा दोस्तों। क्वेश्चन दे देगा कि अगर कोई व्यक्ति है जो दर्पण की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो उसको दर्पण की ओर अपना प्रतिबिंब आता हुआ कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता हुआ दिखाएगा। तो आपने अगर दोस्तों क्वेश्चन अगर या आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, पैराग्राफ पढ़ा होगा, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ 2B चाल से आता हुआ दिखाई देगा। अर्थात दोस्तों 2 × B यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता हुआ दिखाई देगा। वैसे तो दोस्तों इतनी दूर से दिखेगा नहीं, मतलब मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन मतलब आपको याद हो जाए इसलिए मान लेना दोस्तों। अब है दोस्तों, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित कितना हो जाएगा दोस्तों, परावर्तित किरण 2θ से घूम जाएगी। यानी कि हम दोस्तों क्या है, थीटा कोण से घुमा देंगे। जैसे आपतित किरण को अगर आप दोस्तों मान लो कि हम 30 डिग्री के कोण से घुमा देंगे तो परावर्तित किरण कितनी हो जाएगी, तो परावर्तित किरण कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60 डिग्री की हो जाएगी दोस्तों। इस पे बेस क्या होते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार। जैसे कि वो आपको दोस्तों दे देगा कि ये दोस्तों मान लो कि ये 30 डिग्री से ये कोण आ रहा है, और यहाँ पे दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ दोस्तों। ये जैसे कि दोस्तों ये 30 डिग्री से ये यहाँ पे कोई कोण आ रहा है ना, ये 30 डिग्री का कोण है दोस्तों, और आपसे बन नहीं रहा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ये जैसे कि दोस्तों ये यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, 30 डिग्री का कोण है। कितना मान लेना दोस्तों, ये 30 डिग्री मान लेना दोस्तों, है ना। और यहाँ पे ऐसे करके दे देगा, और यहाँ पे एक बनता नहीं है दोस्तों, और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क दे देगा दोस्तों। पूछ लेगा कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो क्वेश्चन मार्क पे कौन सा कोण बनेगा। तो आंसर है दोस्तों, जब आपने थीटा डिग्री से किरण को घुमाया तो वो 2θ परावर्तित होगा, यानी कि 60 डिग्री की परावर्तित होगा। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई
वस्तु की कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है दोस्तों वस्तु की आधी होनी चाहिए। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं इसमें कि यदि दो दर्पण है दोस्तों, दो समतल दर्पण है, थीटा कोण पर झुके हों तो उनके बीच की रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। अब दोस्तों दो दर्पण है, थीटा कोण पर झुके हुए, करके देख लेना दोस्तों तो आपको ज़्यादा अच्छे से और भी समझ में आएगा। तो इनके बीच में रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों ये देख लेते हैं हम, ये टेबल है क्या है इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये टेबल ही है, हम इसको समझ लेते हैं कि ये टेबल क्या बोल रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है, पहला पॉइंट इसमें यह बोलता है यदि 360 बाय थीटा एक सम संख्या आए तो, मतलब आप जैसे कि 360 से थीटा, 360 को जब थीटा से डिवाइड कर देंगे, मान लेते हैं हम दोस्तों सम संख्या कब आती है दोस्तों कि जैसे कि हम थीटा इक्वल टू दोस्तों 20 मान लेते हैं, है ना। तो 360 बाय 20 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा भाई, तो 360 बाय 20 में तो दोस्तों 18 आ रहा है, यानी कि दोस्तों क्या हो गया, ये एक सम संख्या हो गई। तो यहाँ पे क्या दोस्तों हमने मान लिया कि ये 20 है ना, थीटा इक्वल टू 20। जब 20 से आप दोस्तों ये काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा और ये 18, एक सम संख्या ही आ जाएगी दोस्तों, है ना। तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 360 बाय थीटा -1 होगी। अब हम दोस्तों जैसे कि हमने क्या मान लिया था भाई, हमारी क्या आ गई दोस्तों, 18 आ गई थी। अब 360 बाई थीटा यानी 18 - 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंबों की संख्या यानी कि 17 हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना, -1 कर देना, 360 बाई थीटा -1 कर दोगे दोस्तों तो उसका आंसर आ जाएगा 17। प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए हो जाएगी दोस्तों 17 हो जाएगी। जैसे 90 डिग्री पर झुके दो समतलों दर्पणों के बीच में दोस्तों 360 बाई नीटा, वो 360 बाई 90 डिग्री, तो जो दोस्तों इसमें कितना आ जाएगा भाई, 4 आ रही थी दोस्तों, जैसे कि काटेंगे दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा इसमें, है ना। जब 360 को आप 90 से काटेंगे तो दोस्तों 4 - 1 इक्वल टू 3 प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों। ऐसे आप दोस्तों एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन देख लेना दोस्तों, और यही न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं दोस्तों, यही इसी में से दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या और भी दिया है। यदि 360 बाय थीटा एक विषम संख्या हो, यानी कि अगर विषम संख्या आ जाए दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं हम दोस्तों कोई विषम नंबर ले लेते हैं, तो हम जैसे कि दोस्तों 3 ले लेंगे, तो 3 में तो दोस्तों सम संख्या ही आ जाएगी दोस्तों, 30 लेंगे। अगर हम दोस्तों इसमें कोई संख्या जैसे कि 40 ले लेंगे, 40 दोस्तों एग्जाम्पल में भी दिया आगे, तो मैं आपको आगे ही एग्जाम्पल से बता दूंगा। तो 360 बाई थीटा जब आप दोस्तों इसको डिवाइड करोगे 360 बाई थीटा, जैसे कि दोस्तों हम यहीं पे कर लेते हैं, जैसे कि 40 लेंगे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दोस्तों, अगर 40 लेंगे दोस्तों तो ये 0 से 0 कट जाएगा भाई, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 9। तो ये कैसी होती है दोस्तों, एक विषम संख्या होती है। तो प्रतिबिंबों की संख्या दोस्तों n बाय 360 थीटा बाय थीटा होगी यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजकपन नहीं हो। इसमें दोस्तों एक कंडीशन ये भी है कि वस्तु क्या है, दोनों दर्पणों के बीच के कोण, दो दोस्तों जैसे कि ये दर्पण रखे हैं, इन दोनों के बीच का जो भी कोण बन रहा उसके बीच की समद्विभाजक ना हो, तो दोस्तों ये चीज़ आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 9 प्रतिबिंब आएगा तो दोस्तों 9 ही प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे भी जैसे दोस्तों इन्होंने एग्जाम्पल में 40 थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच दोस्तों 360 बाय 40 यानी कि 9 प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों। तो जब भी दोस्तों विषम वस्तु आए, विषम आएगा, जब 360 बाय थीटा से आप डिवाइड करेंगे, अगर विषम आएगा दोस्तों
तो आप -1 कर देंगे दोस्तों। वो क्या बोलते हैं, जब सम आएगा दोस्तों, सॉरी, जैसे कि हमारा वहाँ पे 18 आया था दोस्तों, हमने उसमें से -1 कर दिया था दोस्तों, तो दो दर्पणों के बीच के प्रतिबिंब हो गए थे दोस्तों 17। वैसे ही दोस्तों 360/40 से जब हमने यहाँ पे करा तो यहाँ पे विषम आ रहा था, तो दोस्तों विषम का विषम ही प्रतिबिंब रहेगा। जब भी सम आएगा ना दोस्तों तो हम -1 कर देंगे, और विषम आएगा तो दोस्तों उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हमको वही प्रतिबिंब हो जाएंगे दो दर्पणों के बीच में दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं इससे कि आगे 210 नंबर के पेज पे है ना दोस्तों, 210 नंबर का पेज है, मैं आपको पेज भी दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ जाना कि ये 210 नंबर का पेज है, ये रहा दोस्तों। इससे हम अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरे पे क्या आता है, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें देखते हैं दोस्तों। यदि 360/θ एक विषम संख्या हो, वह वस्तु दोनों दर्पणों के बीच कोण के समद्विभाजक पर रखी हो। अगर दोस्तों इसमें दो कंडीशन हो रही फॉलो, कि यदि 360/θ एक विषम संख्या भी हो, वहाँ पे तो देख लिया था जब हम वस्तु क्या है दो दर्पणों के बीच में समद्विभाजक नहीं रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब 360/θ से ही हम निकाल लेंगे बस। लेकिन अगर समद्विभाजक बिंदु पर रखी हो, है ना, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी दोस्तों, n = 360/θ - 1। अर्थात जैसा कि हमने सम में किया था ना दोस्तों, वही हम विषम में कर देंगे 360/θ - 1। जैसे कि हमने दोस्तों वहाँ पे 9 प्रतिबिंब लगाया था ना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 40 रख के जब 9 माइनस और समद्विभाजक के रूप में रखी हो, तो -1 करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा आंसर, 8 आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में वो बता रहे हैं, 40 डिग्री के कोण पर झुके दो समतलों के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी हो, है ना, तो प्रतिबिंब की संख्या दोस्तों 360°/40 डिग्री -1 इक्वल टू क्या होगी दोस्तों, 8 होगी। अब दोस्तों इसमें 4th नंबर का पॉइंट, तो दोस्तों ये जो भी 3-4 पॉइंट हमने करे इसी पे बेस न्यूमेरिकल आ जाते हैं दोस्तों। तो आप इन्हीं को दोस्तों सॉल्व कर लो, क्वेश्चन बना लो भाई, कि कोई वस्तु समद्विभाजक पर 30 डिग्री पे रखी, तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए दो दर्पणों के बीच में। वैसे ही दोस्तों पूछ लेगा कि कोई वस्तु दो दर्पणों के बीच में 30 डिग्री पे रखी है, तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए। अगर सम आएगा तो -1 कर दो भाई, विषम आएगा और समद्विभाजक पे ना हो तो विषम प्रतिबिंब भी हो जाएंगे, लेकिन विषम आए और वस्तु समद्विभाजक पे भी रखी हो दोस्तों, तो -1 कर दो, तो आंसर आ जाएगा। फिर अब देखते हैं दोस्तों इसी में 4th नंबर का पॉइंट क्या है। यदि 360/θ एक भिन्न संख्या हो, तो भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। भिन्न संख्या यानी कि दोस्तों मान लेते कि 1/2 में आ गई, जैसे कि 360 कोई ऐसा एग्जांपल ले लो दोस्तों जिसमें θ से जब डिवाइड करो तो 1/2 के रूप में प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों हम जैसे कि मान लेते इसमें 25 मानेंगे तो होगा क्या दोस्तों, देखते हैं। 25 में तो नहीं होगा दोस्तों, 35 में भी नहीं होगा। जैसे कि हम दोस्तों इसमें कोण मान लेते हैं कि 15 डिग्री का कोण जैसे कि बन रहा है दोस्तों, है ना, तो 3 पंचे 15 आ गया दोस्तों, और 3 एकम 1, 3 दूनी 6, ये 120 हो गया दोस्तों, 5 दूनी 10, तो दोस्तों ये तो हो रहा है डिवाइड। हम दोस्तों इसमें देख लेते हैं, जैसे कि हम क्या मान लेंगे दोस्तों, 35 मान लेते हैं। 35 से करके देखते हैं, तो 35 से दोस्तों क्या हो रहा है, 5 7 35 हो गया, और 5 7 35 और 0 हो गया, तो दोस्तों ये भी डिवाइड हो रहा है, 10 आ रहा है। अब हम दोस्तों एक काम करते हैं कि 360 को दोस्तों 0 और 5 से तो इसी संख्या ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे ले लिया हमने 23 डिग्री, तो 23 से दोस्तों डिवाइड ही नहीं होगा, तो हमको क्या दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों जो ये आया ना उसी के बराबर पूर्णांक के बराबर दोस्तों प्रतिबिंब की संख्या होगी दोस्तों। जब अगर θ = 23 लेंगे ना तो दोस्तों प्रतिबिंब भी
360/23 ही बनेगा दोस्तों। जो भी आप डिवाइड करेंगे, जो भी प्रतिबिंब आ जाएंगे, वही पूर्णांक के बराबर प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी दोस्तों। इन चारों पॉइंट पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो आप दोस्तों ये चारों पॉइंट को अच्छे से करके देख लेना, यही न्यूमेरिकल हो जाएंगे दोस्तों आपके। अब आता है दोस्तों गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, इसको भी जान लेते हैं दोस्तों कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के साथ दोस्तों गोल गोल होता है ना, उसको बोलते हैं। गोलीय दर्पण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक तो होता है दोस्तों अवतल दर्पण और दूसरा होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। तो दोस्तों कौन कौन से गोलीय दर्पण होते हैं, पूछ लेगा कि गोलीय दर्पण के प्रकार कितने हैं दोस्तों, तो उसका आंसर है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। एक होते हैं अवतल दर्पण और दूसरा होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के उपयोग दोस्तों कई बार आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। तो हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों कहाँ कहाँ करते हैं, तो बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है दोस्तों। कभी भी दोस्तों आपने कभी दाढ़ी मतलब बनाई होगी, या आपके पिताजी या कोई दाढ़ी बनाता होगा, तो आपने देखा होगा बड़ी फोकस दूरी वाला जो अवतल दर्पण है दोस्तों दाढ़ी बनाने में काम आता है दोस्तों। तो आप उसको देख लेना कैसा रहता है वो दर्पण दोस्तों। फिर है दोस्तों आँख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है दोस्तों, ये भी अवतल दर्पण होता है। तो दोस्तों आँख के कभी आप डॉक्टर के पास में गए होंगे, आँख या फिर कान में आपको कभी दिक्कत हो गई होगी, नाक की दांत इनमें दिक्कत हो गई, तो इसमें दोस्तों कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं वो लोग दोस्तों, गोली ही दर्पण यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आँख भी कैसी होती है दोस्तों, गोल गोल होती है। कान भी कैसा होता है दोस्तों, गोल गोल होता है। और दोस्तों नाक में जो घेरे रहते हैं दोस्तों, वो भी गोल गोल होते हैं दोस्तों, है ना। तो हम इससे याद रख सकते हैं कि आँख, कान, नाक तो तीनों दोस्तों गोल होते हैं। तो पक्की बात है इसमें गोली दर्पण का ही यूज़ करते होंगे। वैसे ही दोस्तों वो क्या बोलते हैं दोस्तों कि मुंह कैसा होता है दोस्तों, मुंह भी गोल गोल होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी गोली दर्पण का यूज़ किया जाता होगा भाई, सीधी सी बात है ना। गोली दर्पण का ही यूज़ किया जाता होगा। और गोली दर्पण में भी कौन सा दोस्तों यूज़ करते, उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों इसमें अवतल दर्पण को यूज़ करते हैं। कौन सा दोस्तों यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का। अब इसमें दोस्तों हम इसको एग्जाम्पल से याद कर लेते हैं कि आँख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर हैं दोस्तों। तो आँख, कान और नाक और दांत के डॉक्टर क्या करते हैं दोस्तों कि बोल देते हैं, जैसे कि कोई दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वो बोल देते कि अब तलो भाई, अब तुम इतनी लेट आए हो तो बैठ के अब तलो, है ना। अब तलो क्या तलो बैठ के दोस्तों कि अब तलो दर्पण तलो, बोले अब बैठ के, तुम इतनी लेट आए हो एक तो, अब तलो दर्पण बैठ के, है ना। क्या तुम्हें दिखा नहीं था क्या, बोले कि क्या तुम्हें टाइम नहीं दिखा था, आँख नहीं दी भगवान ने, है ना। आँख नहीं दी भगवान ने, क्या कान नहीं दिया भगवान ने, क्या नाक नहीं दी भगवान ने, जो तुम टाइम को देख सुन और सूंघ नहीं सकते थे, है ना। और दांत नहीं दिए थे भगवान ने, जो तुम वैसे ही दोस्तों क्या हुआ, पेशेंट ने बोला अरे सर वो क्या हो गया दोस्त, सर यार, बोले सर वो थोड़ा सा लेट हो गया था दोस्तों, बोले सर, बोले कि टाइम नहीं दिखा था तो लेट हो गया था दोस्तों। तो वो डॉक्टर ने बोला तो आंख नहीं दी, फिर उनने दूसरा दोस्तों बनाया था, अरे सर बोले कि वो मुझे सुनाई नहीं दिया था दोस्तों। तो डॉक्टर ने बोला तो सुनने की क्या ज़रूरत है, आँख से देखना ज़रूरी था कि सुनना ज़रूरी था टाइम देखने के लिए। अरे सर थोड़ा सा वो क्या है, नाक में भी प्रॉब्लम हो गई थी सर, बहाने बनाने लग गए। तो डॉक्टर ने बोला तो नाक में प्रॉब्लम हो गई थी तो आ जाते यहाँ पे, तो बोला अरे सर दांत में भी प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। तो डॉक्टर ने बोला तो आ जाते यहाँ पे, तो मैं देख लेता। तो दोस्तों क्या है, आप लेट हो गए थे, आपने नंबर लगा रखा था डॉक्टर के यहाँ, है ना, लेकिन आप क्या है दोस्तों लेट हो गए थे। तो उसने दोस्तों आपको क्या बोला कि आँख से क्या टाइम नहीं दिखा था, क्या कान से सुनाई नहीं दिया था,
कि नाक से सूंघ नहीं सकते थे, क्या दांत तुम्हारा दुख रहा था क्या? दोस्तों आप इससे याद रख सकते, कुछ भी ऐसी ट्रिक बना लो जिससे याद हो जाए दोस्तों, है ना। तो डॉक्टर ने क्या बोला था दोस्तों, आँख कान नाक क्या तुम्हारे सभी ठीक नहीं है दोस्तों? उनने डॉक्टर ने बोला क्या दांत भी ठीक नहीं है? मतलब यही ऐसे आप ट्रिक बना लेना दोस्तों कि अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। फिर आता है दोस्तों गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में कौन सा यूज़ करते हैं? इसमें भी दोस्तों अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों क्या हेडलाइट से भी क्या है दोस्तों, आप है ना कि अब रास्ता अब तल, मतलब हम दोस्तों कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे पेपर में आ जाते हैं दोस्तों कि इन्हीं एग्जाम्पल पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण है उसमें कौन सा दर्पण यूज़ होता है? तो गोली दर्पण तो यूज़ होता ही होता है दोस्तों। वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण भी होता है ना। तो दोस्तों हम इसको सारे एग्जाम्पल को ही एक काम करते ट्रिक से याद कर लेते हैं। वैसे ही दोस्तों सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में यूज़ करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के बाद क्या होता है दोस्तों, तल पूरा साफ हो जाता है ना दोस्तों गाल का, है ना। तो अब तल बोले कि दाढ़ी बनाने के बाद क्या बोलते हो आप कि अब तो तल पूरा चमक गया। तल को क्या बोलते हैं दोस्तों, किसी भी मतलब परत को, उसका जो नीचे का बेस रहता है ना उसको तल। तो दाढ़ी बनाने के बाद क्या होता है दोस्तों, गाल पूरा साफ हो जाता है ना, मतलब पूरा चिकने चिकने हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या बोला दोस्तों आपने दाढ़ी बनाने के बाद, अब तल पूरा साफ हो गया, अब तल पूरा साफ हो गया, यानी कि अवतल दर्पण का यूज़ हम किस में करते हैं? दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अब बेसिक दोस्तों हमको याद करना है कि आँख कान नाक और दांत का याद कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, आपकी क्या है, आँख कान और नाक और दांत, चारों चीज़ आपकी दर्द कर रही। तो आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने क्या करा दोस्तों, आपकी पहले तो आँख देखी। तो डॉक्टर ने पूछा आपसे कि क्या क्या दर्द कर रहा है। तो आपने डॉक्टर को जाके बोला कि आँख भी दर्द कर रही है, कान भी दर्द कर रहा है, नाक भी दर्द कर रहा है और दांत भी दर्द कर रहा है, डॉक्टर साहब देखो क्या हो। तो उसने पहले दोस्तों देखा, आपकी आँख देखी। तो आँख में दोस्तों क्या है, उसने देखा, उसने कहा कहाँ दर्द कर रहा है। तो आपने बताया कि हाँ भाई यहाँ पे दर्द कर रहा है। तो उसने कहा अब कर रहा है, थोड़ा सा सही किया उसने दोस्तों, दवाई नसस। तो उसने कहा नहीं अब नहीं दर्द कर रहा है दोस्तों, है ना, अब नहीं दर्द कर रहा है दोस्तों। अब ये तल, मतलब आँख में क्या बोला आपने दोस्तों, अब ये तल नहीं दर्द कर रहा, अब कान में तल दर्द कर रहा, आप कान में तल जो है वो दर्द कर रहा, आप ये वाला तल दर्द कर रहा है कान का दोस्तों, कान का हिस्सा। तो उसने कान में भी दोस्तों आपकी नाक से वो क्या बोलते हैं नस सही करे। फिर उसने पूछा कि अब दर्द कर रहा है। तो आपने कहा नहीं अब ये वाला तल दर्द नहीं कर रहा है, अब जो है दोस्तों अब मेरी नाक का तल दर्द कर रहा। तो दोस्तों उसने फिर आपकी नाक भी सही करी। तो पूछा दोस्तों कि अब ये वाला तल दर्द कर रहा है नाक में। तो आपने कहा नहीं अब तो बोले डॉक्टर साहब आपके तो हाथ में बोले जादू है, आपने तो तीनों चीज़ें सही कर दी, मेरे तीनों तल सही कर दिए, अब ये तीनों तल सही हो गए, आँख कान नाक के, यानी कि तीनों में अब तल दर्पण का यूज़ हो। फिर दोस्तों आपने बोला कि डॉक्टर साहब ये वाला अब तल दांत का अब जो है दोस्तों ये दांत वाला तल जो है दर्द कर रहा है साइड वाला। तो उसने वो देखा आपका दांत वाला तल। तो फिर उसने पूछा कि अब बताओ अब दर्द कर रहा है कि नहीं। जब उसने नस दांत की भी सही कर दी तो आपने क्या बोला, नहीं डॉक्टर साहब अब तो दांत का तल भी दर्द नहीं कर रहा, मतलब अब तो आपने आँख का तल भी सही कर दिया, कान का भी तल सही कर दिया, नाक का भी तल सही कर दिया और दांत का भी तल अब तो आपने सही कर दिया, यानी कि अब तल सही कर दिया चारों के। यानी कि आँख कान नाक दांत में कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो हम यूज़ करते हैं दोस्तों इसमें अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। तो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं दोस्तों, अब तल नहीं दर्द कर रहा, यानी कि आप ट्रिक से दोस्तों ये तीनों याद रख। अब दोस्तों हमको गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट को याद करना है ना। तो अब हम इसको भी दोस्तों याद कर लेते हैं
कि दोस्तों गाड़ी की हेडलाइट क्या हुआ दोस्तों, आप अंधेरे कमरे से, वो अंधेरी जगह से आ रहे थे दोस्तों, तो आपकी दोस्तों कोई भी चीज़ जैसे कि गिर गई दोस्तों, मान लो अंगूठी गिर गई, तो आप अंगूठी ढूंढने में लगे, है ना, टार्च जला के अंगूठी ढूंढने में लगे गाड़ी से। तो फिर दोस्तों आपके दोस्त ने बोला अरे पागल, वो गाड़ी के हेडलाइट चालू करना, उससे देख लेना, उससे अंगूठी ढूंढ लेना, उससे मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या होता है, फिर गाड़ी की हेडलाइट से आपने दोस्तों सर्च किया, क्या सर्च करी, अंगूठी सर्च करी, गाड़ी की हेडलाइट से सर्च करी। तो दोस्तों सर्च गाड़ी की हेडलाइट है और सर्च करी, तो दोस्तों इसमें सर्च लाइट भी आ गई दोस्तों। क्या करी, अंगूठी सर्च करी तो अंगूठी नहीं मिल रही, तो चारों तरफ देख रहे थे, तो दोस्तों दूसरी तरफ आपने देखा नहीं था, दाएं तरफ। तो उसने दोस्त ने क्या बोला आपके कि अब इस तल पे देख, अब ये वाले तल पे देख, अब तल पर देख, अब मतलब तेरे दाएं तल पर देख, अब तल पर देख। अब तल से क्या रख लेंगे, अंगूठी नहीं दिख रही थी, तो दोस्त ने आपको बोला कि अब दाएं तल, यानी अब ये वाले तल पर देख, अब तल पर देख, यानी कि अवतल दर्पण दोस्तों गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में यूज करते हैं हम। फिर आता है दोस्तों सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सोलर से हम दोस्तों याद कर लेते हैं कि अब तो हर तल में सोलर का यूज किया जाता है, याद कर लेते हैं कि अब तो हर तल में सोलर का यूज किया जाता है ना, क्योंकि सोलर तो क्या हो गया दोस्तों, अब हर जगह सोलर से विद्युत का उत्पादन होने लग गया, हर घरों में सोलर बल्ब का यूज करने लग गए दोस्तों। सोलर से मतलब पानी भी गर्म करता है, सोलर जो वाटर हीटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई दोस्तों। तो अब तो हर तल में क्या होता है दोस्तों, सोलर का यूज़ होता है। तो अवतल यानी कि अवतल दर्पण का यूज़ हम दोस्तों किस में करते हैं दोस्तों, कुकर में करते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में। दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करा दिया है ना दोस्तों, कि आपका दोस्तों इसमें एग्जाम्पल आपको कोई भी दे देगा कि आँख कान नाक दांत में किसका यूज़ करते, तो अब दोस्तों क्या हो गया, डॉक्टर साहब का आपने किया था, अब तो हर तल का दर्द समाप्त हो गया डॉक्टर साहब, यानी कि हम कौन सा अवतल दर्पण का यूज़ करते, गोलीय दर्पण अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं दोस्तों। वैसे ही दोस्तों सोलर में मैंने याद करा दिया कि सोलर अब तो हर तल में सोलर का यूज़ हो जाता है, यानी कि अवतल दर्पण का यूज़ होता है। दाढ़ी बनाने में क्या होता है दोस्तों, दाढ़ी बनाने के आप बात क्या बोलते हैं आप दोस्तों, कि अब तो सारा तल साफ हो गया, यानी कि अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं हम दाढ़ी बनाने में दोस्तों। अब हम देख लेते हैं दोस्तों अवतल दर्पण से बनी प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति क्या होती है, उसको जान लेते हैं अब हम। अगर दोस्तों क्या होगा, वस्तु अगर अनंत पर रखी हो, है ना, अनंत पर रखी, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी दोस्तों, फोकस पर बनेगी। वस्तु कहाँ पर रखी है दोस्तों, अनंत पर रखी, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी दोस्तों, फोकस पर बनेगी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा दोस्तों, बहुत छोटा बिंदु मात्र का आकार हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, उल्टी व वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जब वस्तु को आप दोस्तों अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, फोकस पे बनेगा, और दोस्तों ये अवतल दर्पण में। तो दोस्तों आपको इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, दोनों चीज़ें अवतल दर्पण पे भी आएगा दोस्तों, ये अवतल दर्पण पे उत्तल दर्पण पे भी अभी आएगा दोस्तों, तो हमको बहुत ध्यान से समझना है। फिर आता है दोस्तों वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में अगर वस्तु को हम रख देंगे, कहाँ रख देंगे दोस्तों वस्तु को, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु को रख देंगे, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी दोस्तों इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी दोस्तों इसमें फोकस व छोटा केंद्र के बीच में हो जाएगी, फोकस व वक्रता छोटा केंद्र के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। वैसे ही दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी इसमें दोस्तों, उल्टी व वास्तविक प्रकृति हो जाएगी प्रतिबिंब की। अब है दोस्तों कि भाई वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु को हम रख देंगे तो क्या क्या होगा दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, है ना, और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और प्रतिबिंब की दोस्तों प्रकृति क्या होगी, ये तीनों चीज को हम देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों वक्रता केंद्र पर अगर आप वस्तु को रखते हैं तो दोस्तों
प्रतिबिंब की स्थिति हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि हम पूरी टेबल एक साथ देख सकें, ताकि हमको क्या होगा दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होगी इससे कि वक्रता केंद्र पर हम जब वस्तु को रखेंगे दोस्तों तो बने प्रतिबिंब की स्थिति दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही होगी दोस्तों। और दोस्तों वस्तु की स्थिति एवं वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा दोस्तों, समान आकार का प्रतिबिंब होगा। जो भी आपने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी उसी की तरह दोस्तों समान आकार का आपको वस्तु दिखाएंगे। फिर आता है दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उल्टी व वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में क्या होगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में अगर आप वस्तु को रखेंगे दोस्तों तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि इसमें यह हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में दोस्तों बनेगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनेगा दोस्तों। और दोस्तों प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, इसमें दोस्तों बड़ा आकार का प्रतिबिंब बनेगा। वैसे ही दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, उल्टी एवं वास्तविक प्रकृति होगी प्रतिबिंब की दोस्तों। फिर आता है दोस्तों फोकस पर, हम देख लेते हैं कि फोकस पर अगर आप कोई चीज रखेंगे दोस्तों तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, इसको भी हम जान लेते हैं कि अगर हमने फोकस पे भाई रख दी कोई भी वस्तु तो प्रतिबिंब की स्थिति दोस्तों अनंत पर बन जाएगी। और दोस्तों प्रतिबिंब का आकार दोस्तों बहुत बड़ा बनेगा। और दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी व वास्तविक होगी। अब दोस्तों हम देख लेते वस्तु को अगर हम फोकस के बीच में रखते हैं, फोकस के दोस्तों बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति दोस्तों कहाँ पर बनेगी भाई, उसको देख लें। तो ध्रुवण के पीछे, ध्रुवण दर्पण पर दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी, है ना, ध्रुवण दर्पण के पीछे। और दोस्तों प्रतिबिंब का आकार इसमें दोस्तों बड़ा बनेगा और सीधा एवं आभासी प्रकृति की होगी दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे देख लेते हैं कि आगे हमको क्या करना है दोस्तों, कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब को हम देख लेते हैं दोस्तों। तो उत्तल दर्पण से बने दोस्तों प्रतिबिंब हम देख ले। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्या हो रहा है दोस्तों, पूछ लेगा क्वेश्चन। देखिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आंसर है दोस्तों प्रत्येक दशा में दर्पण के पीछे ही बनेगा प्रतिबिंब। तो दोस्तों आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आप उत्तर कहाँ से दे रहे थे, बैठकर, पीछे से बैठकर उत्तर दे रहे थे। क्लास में आप सबसे पीछे बैठे थे लेकिन आप उत्तर पीछे से ही बैठ के दे रहे थे, अर्थात आपका प्रतिबिंब कहाँ था दोस्तों, पीछे ही बना था, पीछे बन रहा था और आप सारे उत्तर दे रहे थे, है ना। तो प्रतिबिंब पीछे दोस्तों, उसके ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस के बीच वस्तु से छोटा बनेगा दोस्तों, सीधा एवं आभासी बनता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में बताओ कि कहाँ कैसे बनता है प्रतिबिंब। तो हमेशा याद रखना दोस्तों प्रतिबिंब है जो वस्तु के पीछे ही बनेगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज। हमेशा वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनेगा और उसके ध्रुव पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब आप क्लास में पीछे तो बैठे ही होंगे लेकिन फिर भी आप टीचर की आंखों में क्या होंगे दोस्तों, ध्रुव तारे की तरह होंगे। अर्थात ध्रुव तारे की तरह आप पूरे आसमान में जैसे दोस्तों ध्रुव तारा अकेला चमकता है, वैसे ही आप दोस्तों पीछे बैठ के भी ध्रुव की तरह चमकेंगे, यानी उसके ध्रुव और दोस्तों फोकस पे होंगे। पीछे बैठ के भी दोस्तों आप कहाँ पे होंगे दोस्तों, फोकस पे होंगे। यानी कि उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा वस्तु के पीछे बनेगा, यानी कि क्लास में आप पीछे बैठेंगे दोस्तों और सारे उत्तर देंगे। अर्थात टीचर की आंखों में आप कैसे लगेंगे, ध्रुव की तरह रखेंगे और टीचर के हमेशा दोस्तों आप फोकस पे रहेंगे, यानी कि पीछे बैठ के भी आप फोकस में रहेंगे। तो आपको ध्यान रख लेना दोस्तों, उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता, वस्तु के पीछे बनेगा भाई। ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
छोटा भी बनता है दोस्तों, छोटा बनता है, सीधा बनता है एवं आभासी बनता है। तो दोस्तों आप टीचर के सामने कैसे दिखेंगे? दूर से मतलब आपको देखेगा जब वो लास्ट क्लास में, आपकी क्लास बहुत बड़ी, तो आप दोस्तों उसको छोटे ही दिखेंगे, है ना। ये स्टोरी याद रखना, इससे ही सारी चीज़ें याद होंगी। छोटे ही दिखेंगे आप, है ना, और सीधे दिखेंगे। क्यों पीछे रहेंगे दोस्तों आप, तो सीधे दिखेंगे आप, छोटे दिखेंगे, सीधे ही दिखेंगे टीचर को। और आभासी दिखेंगे, मतलब आभासी मतलब जैसे हैं आप वैसे ही बनेंगे, दिखेंगे, मतलब कि टीचर को आभास होगा आपका। आप उत्तर भी देंगे पीछे बैठ के, है ना। टीचर की आंखों में ध्रुव की तरह भी दिखेंगे, ध्रुव तारे की तरह। ध्रुव तारे एवं फोकस के बीच में दिखेंगे दोस्तों आप टीचर को, है ना। और हमेशा कैसे दिखेंगे टीचर को दोस्तों आप? फोकस पे, वो क्या बोलते हैं, छोटे दिखेंगे, है ना, और फोकस पे ही दिखेंगे, मतलब उसके सामने नजरों के दिखेंगे, तथा आभासी जैसे हैं आप वैसे ही दिखेंगे। बस यही ट्रिक है दोस्तों, इससे आप याद कर लेना, आपको याद हो जाएगी कि उत्तल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब हमेशा ऐसा ही बनता है। अब दोस्तों उत्तल दर्पण के उपयोग देख लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार दोस्तों, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग दोस्तों गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। तो आंसर है दोस्तों, हम इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो दोस्तों गाड़ी में क्या होता है दोस्तों, गाड़ी में जब हम पीछे की चीज़ें देखते हैं, तो हम दोस्तों गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे की चीज़ें हमको देखनी है दोस्तों, तो हम पीछे तो मुड़ के देखेंगे नहीं, वरना हम गिर जाएंगे भैया, किसी से टकरा जाएंगे। तो हमेशा क्या दोस्तों, हम साइड मिरर में देखते हैं दोस्तों, है ना, साइड मिरर में ही देखते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है। तो दोस्तों कभी भी आपको पीछे से कोई आवाज़ लगाएगा, है ना, मतलब आगे आप बैठे हैं दोस्तों, किसी से भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, जैसे कि आपकी गाड़ी में दोस्तों कोई पीछे बैठा है आपका दोस्त, आप उससे क्वेश्चन पूछा, आप बार बार पीछे तो मुड़ के देखेंगे नहीं उससे, तो बार बार उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ भाई और कहाँ चलना है, अब कहाँ चलना है, तो बार बार उसकी तरफ तो देखेंगे ही नहीं। तो वो बोलेगा हाँ भाई अब इधर चलना है, मतलब कि अब ये तू दाएं ले ले भाई, अब तू बाएं ले ले, है ना। और उसके मतलब क्वेश्चन पूछने, मतलब उसकी तरफ आपको नहीं देखना, फिर भी आपको उसका चेहरा देखना है। तो आप उसको कैसे देखेंगे दोस्तों, आप उसको साइड मिरर की सहायता से ही देखेंगे। तो दोस्तों आप स्टोरी याद रखना, आपको चीज़ें हो जाएंगी याद। तो साइड मिरर की सहायता से आप उसके उत्तर पे ध्यान देखेंगे, यानी कि आपने क्वेश्चन पूछा उससे, तो आप उसका चेहरा देखना चाहते हैं, तो आप उसके चेहरा देखना और उसका उत्तर को देखना चाहते हैं कि वो कैसे जवाब दे रहा है, मतलब उसके एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों जवाब देने के, है ना। आपने उससे दोस्तों कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे आप उसके एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं चेहरे के, आपके पीछे बैठे व्यक्ति के, मतलब आपके दोस्त के। तो आप उसको कैसे देखेंगे? साइड मिरर से ही देखेंगे क्वेश्चन, और जब वो आप क्वेश्चन मतलब वो उत्तर देगा दोस्तों, तो आप उसके एक्सप्रेशन देखेंगे साइड मिरर से। तो दोस्तों ट्रिक आप याद रख लेना कि आपके पीछे बैठे दोस्त से आपने क्वेश्चन पूछा, आप उसके उत्तर देते हुए एक्सप्रेशन कैसे देखेंगे दोस्तों? साइड मिरर से देखेंगे, गाड़ी के पास वाले कांच से देखेंगे, साइड मिरर से हम उसको उत्तर देते हुए उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। यानी कि उत्तर देते हुए, यानी कि उत्तल दर्पण का यूज़ काय में करते हैं दोस्तों? साइड मिरर से देखेंगे, यानी कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। बस यही से आप याद रख लेना दोस्तों, यही ट्रिक है। ये स्टोरी याद रख लोगे, ये ट्रिक याद हो जाएगी। ट्रिक याद करोगे तो ट्रिक नहीं याद होगी, लेकिन स्टोरी याद हो जाएगी। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं कि सोडियम परावर्तक लैंप में भी हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। कि सोडियम परावर्तक लैंप में दोस्तों तो क्या होता है दोस्तों, लैंप में क्या होता है दोस्तों कि सोडा डालोगे अगर लैंप में, सोडा डालोगे दोस्तों अगर लैंप में दोस्तों, तो वो उतना ही जलेगा जितना आप सोडा डालोगे, उतना ही लैंप जलेगा। यानी कि जितना आप सोडा डालोगे तो उतना ही लैंप जलेगा, यानी कि सोडियम लैंप में उतना ही जलेगा, यानी कि उतना जलेगा। ऐसे आप क्या याद रख सकते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, मतलब जितना सोडा डालोगे लैंप उतना ही जलेगा, यानी कि उत्तल दर्पण का हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे बस यही से याद रख लो दोस्तों, उत्तल दर्पण का हम यूज़ करते हैं। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या क्या है इसमें।
प्रकाश का अपवर्तन, इसको समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर अभिलंब आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती। इस घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि जैसे कि दो माध्यम हो, जब प्रकाश की किरणें दोस्तों पारदर्शी माध्यम, ये याद रखना दोस्तों, ये दोनों माध्यम कैसे पारदर्शी हैं, है ना, अर्थात इसमें से प्रकाश दिखेगा। जैसे वायु से हम जल में मान लेते हैं, वायु में भी हमको प्रकाश दिख जाता है और जल में भी प्रकाश दिख जाता है दोस्तों। तो वायु से प्रकाश जल में प्रवेश करेगा तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला तल जो दोस्तों होगा वो अभिलंबित आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा दोस्तों। परंतु दोस्तों तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती। इस घटना को दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता है दोस्तों, अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों आप इसका डायग्राम बना के देख लेना। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं इसमें। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम से सघन माध्यम में प्रवेश करती, जैसे हवा से दोस्तों, वही एग्जाम्पल, हवा से दोस्तों पानी में प्रवेश करती, तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ से सीधे, तो वो क्या हो रही दोस्तों, दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर दोस्तों झुक जाती, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती। लेकिन जो किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती तो उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अपवर्तन के दोस्तों नियम है, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होती हैं। अपवर्तन के दोस्तों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों ये, कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। वैसे ही दोस्तों सेकंड पॉइंट है इसमें कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या यानी कि साइन, ज्या को क्या हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसको साइन बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों हिंदी में अगर आपको इसने क्वेश्चन दे दिया कि ज्या लिखकर, वहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचते रह जाएंगे। तो आप दोस्तों इंग्लिश में भी याद रख लिए और हिंदी में भी याद रख कि दोस्तों कितना कठिन शब्द है ये ज्या लिख के दे देगा तो आप दोस्तों सोचते रह जाओगे और क्वेश्चन वही इजी रहेगा दोस्तों, है ना। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या यानी कि साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। क्वेश्चन लिख के दे देगा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात कितना हो जाए, तो आप सोचते रह जाओगे कि ज्या और बोल दोगे, मतलब क्वेश्चन सोचोगे अरे इसने तो गलत क्वेश्चन दे दिया, इसका तो एक नंबर भाई कटेगा बाद में, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, है ना। और फिर आपको पता पड़ेगा कि अरे ये तो इसने सही बोला है ना। तो आप दोस्तों ध्यान रखना कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या होता है, एक नियतांक जो कि म्यू है। तो साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, क्वेश्चन दे देगा कि साइन आई बाय साइन आर क्या होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों म्यू एक नियतांक है, जो कि म्यू जो है दोस्तों एक नियतांक है। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं इसमें कि इसमें और क्या है दोस्तों। क्वेश्चन में नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो दोस्तों नियतांक को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लेगा कि नियतांक को क्या कहते हैं। तो नियतांक को दोस्तों पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को दोस्तों स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों स्नेल का नियम आपसे पूछ लेगा तो दोस्तों स्नेल का नियम होता है साइन आई बाय साइन आर, है ना। आपको दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों, ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। तो ये क्या है दोस्तों म्यू, यही दोस्तों स्नेल का नियम है। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू स्नेल का नियम है, यानी कि नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम है कि माध्यम को दोस्तों ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको दोस्तों बार बार रिवाइज करा रहा हूँ कि
नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं, इसमें आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे का पैराग्राफ देख लेते हैं। हर पैराग्राफ में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं दोस्तों, और यही क्वेश्चन वो पूछ लेता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइंस कहाँ से रहा। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के लिए क्या भिन्न होता है या भिन्न नहीं होता, ऑप्शन दे देगा, या बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको याद रखना होगा। जैसे दोस्तों अगर भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश होंगे तो अपवर्तनांक भी कैसा होगा दोस्तों, भिन्न भिन्न ही होगा। फिर आता है दोस्तों तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना दोस्तों कि तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ेगी तो अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहेगा या दोनों तीनों, ऐसे ऑप्शन पूछ लेगा आपसे दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना है कि तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ती है तो अपवर्तनांक का मान क्या हमेशा कम ही होता है ना। तो आप ध्यान रखना दोस्तों। फिर आता है दोस्तों अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखना है कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तथा सबसे अधिक किसका होता है दोस्तों, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हमने दोस्तों अभी पढ़ा था कि बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है ना दोस्तों, उसका फैलाव ज़्यादा होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट अभी पढ़ा था ना दोस्तों कि अगर माध्यम में धूल के कण हो तथा अन्य पदार्थ हो तो प्रकाश का जो दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन किसका ज़्यादा होगा, तो बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। अभी हमने दोस्तों इसको पढ़ा था, तो इसको ही दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी बैंगनी रंग का दोस्तों क्या होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यानी कि बैंगनी रंग क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक फैलता है ना। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तन मतलब कि तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ क्या होता है दोस्तों, अपवर्तनांक का मान कम होता जाता है। तो दोस्तों जैसे ही लाल रंग की क्या होती है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ेगी तो अपवर्तनांक लाल रंग की दोस्तों आप समझ लेना कि लाल रंग के अगर प्रकाश सर्वाधिक है तो इसका मतलब क्या है कि अपवर्तनांक का मान कम है। और दोस्तों अगर आप समझ लेना कि बैंगनी रंग की अगर तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक है, यानी कि बैंगनी रंग का मान सबसे मतलब कि अपवर्तनांक सर्वाधिक है। क्योंकि क्या होता है कि बैंगनी रंग की जो दोस्तों अगर माध्यम में कण उपस्थित है दोस्तों अन्य पदार्थ के, तो बैंगनी रंग सबसे अधिक फैलता है, यानी कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने 2 लाइट जलाई है, एक में क्या है दोस्तों, एक में जो वहाँ पे दोस्तों जो भी वायु इसमें धूल धक्कड़ ज़्यादा है, और आपने दोस्तों लाइट चालू करी और आपको दोस्तों बैंगनी रंग का प्रकाश सर्वाधिक दिख रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बैंगनी रंग का प्रकाश दोस्तों उस वायु में सर्वाधिक दिख रहा है आपको। मतलब आप समझ लिए कि यहाँ पर दोस्तों अन्य पदार्थ ज़्यादा उपस्थित हैं, कि मतलब प्रकाश का जो दोस्तों जो भी प्रकाश में जो भी वायु में जो अन्य पदार्थ हैं दोस्तों, धूल के कण हो गया, जो अन्य पदार्थ अधिक उपस्थित हैं। इसका मतलब आप समझ लेना कि यहाँ पर बैंगनी रंग प्रकाश का प्रकीर्णन इसलिए सर्वाधिक होगा। और अगर दोस्तों आपने लाल प्रकाश चालू करा और वायु में आपको सबसे ज़्यादा लाल का प्रकाश दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे अपवर्तनांक का मान सबसे कम है, यानी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम हुआ है। मतलब कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे सर्वाधिक है, यानी कि अपवर्तनांक का मान यहाँ पे कम। तो दोस्तों तीनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मान अपवर्तनांक सबसे कम है यानी कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा लाल का होगा। अगर अपवर्तनांक का मान अधिक है दोस्तों, यानी कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैंगनी का होगा, है ना। तो बस आप ऐसे ध्यान रख लेना दोस्तों कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तन का मान। अब दोस्तों हम आगे की लाइन देख लेते हैं कि ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घट जाता है। अगर दोस्तों टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है दोस्तों, अपवर्तनांक घट जाता है, लेकिन यहाँ परिवर्तन बिल्कुल ही कम होता है। परिवर्तन कैसा होता है दोस्तों, बिल्कुल ही कम होता है ये वाला। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं इसी में कि क्या आएगा दोस्तों,
किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होती है। किसी माध्यम में दोस्तों, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमने फॉर्मूला दिया है दोस्तों, इसमें तो दोस्तों आपसे क्या है, डायरेक्ट पूछ सकता है, क्वेश्चन देगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू क्या, तो आंसर आपको देखना है दोस्तों कि निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। मान लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो वैसे रहती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड रहती है दोस्तों, है ना। और माध्यम में प्रकाश की चाल जैसे कि दोस्तों जल में मान लेते प्रकाश की चाल कुछ भी रहती है, जैसे कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड मान लो दोस्तों। तो जब आपको इन दोनों चीज़ को डिवाइड करोगे तो उसको पता पड़ जाएगा दोस्तों आपको कि निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा दोस्तों। इसी पे बेस दोस्तों न्यूमेरिकल आ जाते हैं, हमको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसी पे बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी। इसी पे बेस दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस हो गए, ये सब दोस्तों क्वेश्चन ही कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़, द्रव में क्या है दोस्तों, कोई छड़ डूबी हुई है, टेढ़ी दिखाई पड़ती, तो क्यों दिखाई पड़ती है टेढ़ी, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये बस जो छड़ है दोस्तों टेढ़ी दिखाई पड़ती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर दोस्तों तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते, तो क्यों दिखाई पड़ते हैं तारे टिमटिमाते, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रियल में तो तारे कुछ और ही हैं, तारे एक प्रकार के क्या है दोस्तों, सूरज ही हैं, है ना। रियल में तारे एक प्रकार के सूरज ही, लेकिन हमको दूर से दोस्तों ये कैसे दिखाई देते, टिमटिमाते हुए दिखाई देते। क्यों दिखाई देते हैं दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वैसे ही दोस्तों सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है दोस्तों, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। वैसे ही दोस्तों 4th पॉइंट है दोस्तों, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, तो क्यों दिखाई पड़ता है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप दोस्तों कोई बाल्टी ले लेना, उसमें एक सिक्का डाल लेना दोस्तों, तो जहाँ जिस तल पर वो सिक्का पड़ा होगा उससे थोड़ा सा उठा सा हुआ आपको दिखाई देगा, तो ये क्यों दिखाएगा देगा दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ता है। वैसे दोस्तों 5th नंबर का पॉइंट है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, तो ये भी क्यों दिखाई पड़ता है दोस्तों, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके, तो इन्हीं क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान में रख लेना दोस्तों, तो आप दोस्तों सारे क्वेश्चन याद कर लेंगे दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। इसको भी दोस्तों समझ लेते हैं कि क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वहाँ आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में आवर्तन कोण का मान क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। फिर से आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि क्या होगा दोस्तों, आपका यहीं पे दोस्तों आप पढ़ भी लोगे और रिवाइज भी इसी वीडियो में हो जाएगा आपको, कि क्रांतिक कोण दोस्तों सघन माध्यम में बना आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है दोस्तों, सघन माध्यम में बना आपतन कोण होता है। पहला पॉइंट कि सघन माध्यम में बना आपतन कोण कौन सा कोण हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आंसर है दोस्तों क्रांतिक कोण होता है। तो क्रांतिक कोण के लिए दोस्तों विरल माध्यम में आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्रांतिक कोण के लिए विरल माध्यम में आपतन का अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, तो आंसर है दोस्तों 90 डिग्री होता है। अब हम दोस्तों इसी में आगे पढ़ते हैं कि आपतन कोण का मान जो दोस्तों क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि यहीं की यहीं आपका रिवाइज हो जाए
कि आपतन कोण का मान जो दोस्तों क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें। आपतन दोस्तों जैसे कि कोण जैसे कि 30 डिग्री का है दोस्तों, और क्रांतिक कोण भी दोस्तों क्या है 30 डिग्री का ही है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम कि आपतन कोण का मान थोड़ा सा कि 40 डिग्री पे हम कर देंगे और क्रांतिक कोण 30 डिग्री पर ही हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, प्रकाश जो है दोस्तों विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता है। प्रकाश क्या होता है दोस्तों, अगर आपने ये दोनों के मान थोड़ा सा आपतन कोण बना दिया तो प्रकाश दोस्तों विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाएगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाएगा। तो दोस्तों ये सब क्यों हुआ कि आपतन कोण का मान आपने दोस्तों 30 से 40 कर दिया और क्रांतिक कोण का मान आपने दोस्तों 30 रख दिया। और इससे क्या क्या हुआ परिवर्तन दोस्तों, कि प्रकाश जो विरल माध्यम में ही नहीं गया बल्कि सघन माध्यम से ही वापस लौट गया दोस्तों। और इस घटना को दोस्तों क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं भाई इस घटना को। इसमें दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल ही नहीं होता। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा क्वेश्चन देके कि प्रकाश का अपवर्तन किस घटना में नहीं होता है, पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा तो आंसर है इसका दोस्तों टोटल रिफ्लेक्शन में प्रकाश का दोस्तों अपवर्तन नहीं होता है। यानी कि पूर्ण परावर्तन में दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल ही नहीं होता। संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाते, पूरी की पूरी दोस्तों प्रकाश संपूर्ण दोस्तों क्या जो भी आप प्रकाश डालोगे दोस्तों वो पूरा दोस्तों परावर्तित हो जाएगा, मतलब आपतित नहीं होगा, मतलब मुड़ेगा नहीं दोस्तों। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। कोई भी दोस्तों आप प्रकाश डालोगे किसी भी वस्तु पर तो वो चमकने लगती है, तो जिस भी वस्तु पर दोस्तों पूर्ण परावर्तन होगा वो वस्तु क्या होगा दोस्तों, चमकने लग जाएगी। अब हम दोस्तों आगे देख लेते हैं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो इसके लिए दोस्तों दो शर्तें हैं, परावर्तन तभी होगा। पहली शर्त तो ये है दोस्तों, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। पहली शर्त ये है दोस्तों टोटल रिफ्लेक्शन के लिए, पूर्ण परावर्तन के लिए, कि प्रकाश की किरण जो दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होगा। सेकेंड दोस्तों, सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा था दोस्तों, आपतन का कोण का मान दोस्तों 30 से हमने 40 कर दिया था दोस्तों, तो ये सब घटना हो गई थी दोस्तों। तो दोस्तों दोनों चीज़ आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। आपको दोस्तों क्वेश्चन दे के पूछ सकता है कि प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किन दो शर्तों के समय होता है, तो आंसर है इसका दोस्तों प्रकाश की किरण जो है दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी ये परावर्तन होगा। प्लस दोस्तों आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तब ये होगा, यानी कि जैसे कि 40 डिग्री का आपतन कोण और क्रांतिक 30 डिग्री का हो तब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। फिर है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से क्वेश्चन इनसे आए हुए हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल्स से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको ध्यान में रखना हमको दोस्तों। तो हीरे का चमकना दोस्तों क्या है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण। जैसे कि आपने दोस्तों टीवी में देखा होगा, या अगर आपके पास में हीरा हो, आप इतने रईस हो, अमीर हो, तो आप देख लेना कि अगर हीरा चमक रहा है आपके घर में, कहीं वो नकली तो नहीं है, कहीं आप लेके आ गए हो, किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया हो नकली और बोला होगा कि देखा मैंने तेरे को हीरा गिफ्ट करा, तो आप ध्यान में रख लेना दोस्तों, आप देख लेना कि अगर इसमें हीरे में मतलब परावर्तन नहीं हो रहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ये हीरा तो भाई बोले नकली है, ये तू 100 रुपये का मेरे को ला के दे दिया तूने, ये ले पकड़ ले भाई। तो हीरे का चमकना क्या होता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। वैसे ही दोस्तों रेगिस्तान में मरीचिका मिरेज का बनना, रेगिस्तान में दोस्तों मरीचिका बनना दोस्तों किसका उदाहरण है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है दोस्तों। हमको दोस्तों धोखा होने लगता, मतलब पानी का एहसास होने लगता है ना दोस्तों, ये वही है दोस्तों। वैसे ही रेगिस्तान में मरीचिका बनना किसका उदाहरण है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दोस्तों ध्यान रख लेना दोस्तों, इन एग्जाम्पल पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए। वैसे ही दोस्तों जल में पड़ी परख नली का चमकना, ये भी क्या है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण ही दोस्तों। आप जल में कोई भी दोस्तों परख नली देख लेना,
अगर वो चमक रही है यानी कि इस जल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। वैसे ही दोस्तों कांच में आई दरार का चमकना, कांच जैसे कि दोस्तों आपके घर में कोई भी फूटा हुआ कांच पड़ा होगा, उसमें दोस्तों जो भी दरार हो आई होगी, आप उसको थोड़ा सा प्रकाश में ले जाना दोस्तों, अगर वो दरार चमक रही है यानी कि क्या है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे पढ़ लेते कि प्रकाशी तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या होता है दोस्तों, सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्री मार्ग में चलाया जाता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो प्रकाशिक तंतु दोस्तों क्वेश्चन दे देगा कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, है ना। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यही चीज़ें क्वेश्चन इन्हीं से आ जाते हैं दोस्तों, इन्हीं छोटी छोटी लाइन से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैं वैसे आपको दोस्तों लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, तो इसकी दोस्तों प्लेलिस्ट उसकी भी बना दूंगा दोस्तों। तो आप दोस्तों इस थ्योरी पढ़ लो, फिर लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगा लो, फिर दोस्तों मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म के ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, व्यापम के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव लाऊंगा दोस्तों, स्पीडी लाऊंगा आपके लिए। तो आपका साइंस का दोस्तों सारा कोर्स कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक लाऊंगा दोस्तों, साइंस की क्या पूरी 6 to 12 तक की एनसीईआरटी की बुक आपको सोल्व कराऊंगा दोस्तों, और एनसीईआरटी के एमसीक्यूज लेके आऊँगा दोस्तों, पूरे एग्जाम्स के पूरे जो भी एनसीईआरटी के 6 to 12 तक के एमसीक्यू लेके आऊँगा। तो आपको दोस्तों मतलब सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी अच्छे से। फिर आता है दोस्तों प्रकाशी तंतु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसको भी हम समझ लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना दोस्तों। इन्हीं से दोस्तों एग्जाम्पल है कि प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में पूछ लेगा दोस्तों, क्वेश्चन दे देगा कि प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में किनका यूज़ किया जाता है, तो आंसर है दोस्तों प्रकाशित तंतु का। वैसे ही दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में किनका यूज़ होता है, तो आंसर है दोस्तों प्रकाशित तंतु का यूज़ होता है विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में। वैसे ही दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि मनुष्य के शरीर में आंतरिक भागों का परीक्षण करने में। आंसर है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि मनुष्य के शरीर में आंतरिक भागों को परीक्षण करने में किस प्रकार के तंतु का यूज़ करते हैं, तो दोस्तों आंसर है इसका कि मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में प्रकाशित तंतु का यूज़ किया जाता है। शरीर के अंदर लेज़र किरणों को भेजने में फोर्थ पॉइंट है, शरीर के अंदर लेज़र किरणों को भेजने में किस प्रकार के तंतु का यूज़ किया जाता है, तो आंसर है दोस्तों प्रकाशित तंतु का यूज़ किया जाता है। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू लेंस। तो सामान्यतः दो गोली पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। तो दोस्तों लेंस किसे कहते हैं, क्वेश्चन दे दे, तो इसका आंसर है दोस्तों सामान्यतः दो गोली पृष्ठों से। तो लेंस में कैसे पृष्ठ यूज़ करते हैं दोस्तों, दो गोल पृष्ठ का यूज़ करते हैं। तो दो गोली पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, लेंस कहते हैं। आप ध्यान रखना दोस्तों किसको कहते हैं लेंस, दोस्तों दो गोली पृष्ठों के अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। प्राय लेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, आंसर दे देगा आपको 1 2 3 4 ऐसे दे देगा। तो आंसर है इसका दोस्तों दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक तो दोस्तों होते हैं उत्तल लेंस होते हैं यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, और एक होता है दोस्तों अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। दोस्तों इससे बहुत जुड़े क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अभी हमने दोस्तों जो दर्पण पढ़े थे वो दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़े थे। अब हम दोस्तों लेंस पढ़ेंगे दोस्तों इसी में। अब हम दोस्तों इसमें अब ये 211 नंबर का पेज है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, 210
पेज तक हम आ चुके हैं दोस्तों। अब हम कल से दोस्तों 211 पेज पे पढ़ेंगे दोस्तों। लेंस के बारे में दोस्तों दिया गया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी के बारे में दिया गया है, तो हम इसको दोस्तों कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। पूरी लूसेंट जो दोस्तों आपको ट्रिक से पढ़ा दूंगा दोस्तों। इसी छोटी छोटी ट्रिक और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से हम सारे लूसेंट को कवर कर लेंगे दोस्तों। तो और दोस्तों मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, लूसेंट जीके ट्रिक के नाम से दोस्तों। ऊपर के आई बटन से भी आप देख सकते हैं दोस्तों इसको, है ना। अब दोस्तों हम अगली क्लास में मिलेंगे लूसेंट अगले 211 नंबर के पेज से दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते ही रहिए दोस्तों। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।